नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इंटरव्यू क्लासेस के अंदर। मैं मनोज कुमार सिंह एमकेडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि हम जो बात कर रहे थे, एक सामान्य जो क्लासरूम था जिसके अंदर आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब आप जो इंटरव्यू फेस करते हैं उस इंटरव्यू के अंदर सामान्य प्रश्न, जनरल क्वेश्चंस जो आपके हैबिट से जुड़े हुए हैं, आपके टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, या आपका स्किल्स है उसके बेस्ड जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंटरव्यू स्किल्स की। देखिए, इंटरव्यू स्किल्स के अंदर जो है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए, ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर आपसे एक चीज पूछी जाती है कि साहब आप जो है अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि रोल मॉडल जो है आप किसको मानते हैं। पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी इस बारे में। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि जहां से आप सवालों में ज्यादा फंसते हैं। ठीक है। तो रोल मॉडल की हम बात करें कि रोल मॉडल कोई भी, देखिए सबके अलग अलग होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसके बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं और आप उसको रोल मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोल मॉडल के रूप में अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि साहब आपके रोल मॉडल कौन है, तो कोई हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट से है। जाहिर सी बात है कि एक अच्छे साहित्यकार अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो नाम जो वो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो क्या करेगा कि साहब मैं जो है उनका अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं जो है, कहने मतलब मेरे रोल मॉडल के रूप में है वो। इस तरह से वो एक जो लाइन है वो बोलता है इंटरव्यू के अंदर। तो वहां पर क्या है कि अगर आप उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, उस कंडीशन में वो, एक मान लीजिए कि आप रोल मॉडल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बहुत सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि साहब उन्होंने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, ठीक है, या कोई उपन्यास लिखा है या कोई बुक लिखी है, जो भी लिखी है आप उनके नाम बताइए। अब मान लीजिए आपने पढ़ा तो है कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ जन्मे, उनका ये फैमिली बैकग्राउंड था, उन्होंने ये डिग्रियां ली है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि साहब उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। ठीक है। मान लीजिए आपको दो चार पता भी है, उनमें से कोई एक आध नहीं पता है, और उसी में सवाल पूछ लिया जाए कि ये कविता उन्होंने लिखी थी, क्या आपके बारे में, इसके बारे में जानते हैं, इस पर अपने विचार रखिए। तो आप वहां पर फिर फंस सकते हैं। तो रोल मॉडल ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई महिला होनी चाहिए जिसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी रखते हैं। ये बेसिक चीज है। देखिए, रोल मॉडल का जो है क्राइटेरिया, कि अगर मान लीजिए कि आप, जरूरी नहीं कि किसी और के बारे में बोले, आप ये भी कह सकते हैं कि साहब मैं अपना रोल मॉडल खुद हूँ। तो फिर आपको क्या है कि वो कोई भी सवाल पूछेंगे आपके बारे में, आप उसका अपने आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कोई अपने फादर को रोल मॉडल बताते हैं, कोई अपनी मदर को रोल मॉडल बताते हैं, कोई अपने गुरु को, जो आपके टीचर है, उसको रोल मॉडल बताते हैं। तो रोल मॉडल जो है आपको ऐसा होना चाहिए जिसकी आपको संपूर्ण नॉलेज हो, तभी जाकर ये मान के चलिए कि आप जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस जो है आपके एकेडमिक और करंट अफेयर्स के से संबंधित हम जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सामान्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपका क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में कितना जानते हैं, उसके बारे में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्हाई डिड यू चूज योर सब्जेक्ट। कोई व्यक्ति हिंदी लिटरेचर से है, हिंदी साहित्य से, कोई इंग्लिश लिटरेचर से है, या कोई संस्कृत साहित्य से है, कोई उर्दू से है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, पंजाबी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज से। तो वहां पे आपके सामने सवाल आता है कि आपने ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज किया, व्हाई डिड यू चूज योर सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट के चूज करने के पीछे कोई रीजन होगा। तो सामान्यतः क्या है कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट में क्या है कि साहब मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अच्छा लगना जो है, अच्छी तो हमें बहुत सारी चीजें लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो सारी चीजें करेंगे। तो अच्छा लगना एक आपकी प्रेफ़रेंस हो सकती है, लेकिन अच्छा लगना आपके सब्जेक्ट में आगे बढ़ने का कारण नहीं हो सकता। तो जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से, उसमें आगे बढ़ने के आपके वैलिड रीज़न्स होने चाहिए कि आपने उस सब्जेक्ट को किस कारण से और क्यों चूज़ किया,
क्योंकि हम सभी का जीवन में एक एम होता है आगे बढ़ने का। उस एम के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं, ठीक है, तभी हम अपने सब्जेक्ट को चूज कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जब बचपन में पढ़ रहा था तो मुझे एक टीचर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि भविष्य में मुझे भी एक टीचर बनना है, ये मेरा एम था, ठीक है। तो अब मैं टीचर की, जैसे मान लीजिए मुझे टीचर बनना है तो मैं टीचर की तरह बिहेव करूंगा, टीचर की तरह जो है उनकी नकल करने की कोशिश करूंगा या उनकी तरह चीजें सीखने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या है कि मुझे उस सब्जेक्ट की तरफ लेके जाएगा जिसमें मुझे आगे बढ़ना है। मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका कोई टीचर अच्छा लगता है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है आपके सामने, व्हाई डिड यू चूज योर सब्जेक्ट। देखिए, आई चूज दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई एंजॉय इट, कि मैं इसे पढ़ते समय या इसको जब भी मैं इसकी रीडिंग करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, एंजॉय करता हूँ इस चीज को, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू इन स्टूडेंट्स लर्निंग, कहने का मतलब मुझे जब इसको मैं समझता हूँ इसकी वैल्यूज को तो मुझे मजा आता है। कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जब लाइनें हमें समझ में आती है, स्टूडेंट्स को हम समझाते हैं, ठीक है, तब वो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है तो हमें बड़ा मजा आता है। आई वॉन्ट टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मैं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड इसलिए हूं क्योंकि मुझे इसको बड़ा सरल बनाने में और लोगों को समझाने में बड़ा आनंद आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि साहब मैं एक जो है ज्योग्राफी भूगोल का टीचर हूं, ठीक है, तो मैं ये इस बेस पे कहता हूं क्योंकि मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा है, भूगोल को पढ़ा है, और उसकी नॉलेज अगर मैं रखता हूं तभी मैं ये चीज कह पाऊंगा। या मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैं साहब राजनीति शास्त्र है उसको पढ़ा सकता हूं, उसको समझा सकता हूं, उसके ऊपर अच्छा एक व्याख्याता या टीचर हूं। तो वो सब्जेक्ट चूज करने के पीछे रीजन क्या था कि मैं राजनीति की समझ रखता हूँ इसलिए मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाता हूँ, ठीक है, मैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाता हूँ इसलिए मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाता हूँ। या मैं भूगोल की बात करूं या मैं इतिहास की बात करूं कि मुझे ऐतिहासिक जगहों को देखना, उनको उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में लोगों को बताना वो अच्छा लगता है। अगर मैं इंटरेस्ट लेता हूं उस चीज में तभी जाकर मैं उस सब्जेक्ट को जो है आगे पढ़ा पाऊंगा या बता पाऊंगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन था कि मैं इसे एंजॉय करता हूं, मैं पढ़ाना पसंद करता हूं, लोगों की जो समझ है अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करना चाहता हूं। ये एक पॉजिटिव आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए करंट से रिलेटेड कि आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। इस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उस पॉलिशन में जो हमारी पॉलिसी थी उस पॉलिसी के अंतर्गत क्या था, केवल हम फोकस करते थे शिक्षा देने पर। लेकिन यहाँ पर एनईपी 2020 जो है उसका उद्देश्य अलग है कि हम बच्चों को जो है ट्रेंड कर रहे हैं, नॉट ए गुड लर्नर गुड लिसनर, बल्कि हम उसको एक बहुत ही एक्टिव जो है व्यक्ति बना रहे हैं। एक बच्चे को एक्टिव बनाना वो एनईपी 2020 का जो है फंडा है। कहने का मतलब ये है कोई भी बच्चा है जब तक उस चीज को आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट इस तरीके से है जैसे स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाती है और वो इसका पार्ट है एनईपी 2020 का। तो जो आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एनईपी 2020 की जो गाइडलाइन है कम से कम उसको जरूर पढ़ के जाएं। उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे स्कूलों का मैनेजमेंट होगा, कैसे बच्चों को सिखाना है, क्या टीचर्स के क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने से मालूम पड़ेगी एनईपी 2020 में क्या है। शिक्षा का नया स्वरूप है, टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया गया है, प्रैक्टिकली चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको वो चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो व्हाट इज एनईपी 2020, ठीक है, तो एनईपी 2020 इज इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस्ड ऑन होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। जैसा कि अभी हमने बात करी कि साहब किस पे है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि साहब हम बच्चों पे थोप रहे हैं शिक्षा को, नहीं, वो सीखें ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा स्किल बेस्ड कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखें। मान लीजिए हमने आईटीआई तो बहुत से बच्चों को करा दी लेकिन उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है कि साहब किसी जो है मशीन के अंदर जो पार्ट्स है कैसे लगाने हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं। तो वो स्किल बेस्ड जो है लर्निंग है वो तभी काम करेगी जब आप उसको बच्चे को वो चीज़ सिखाओगे, ठीक है, कोई स्किल को ट्रेंड करोगे सिखाओगे तभी वो बच्चा उसको सीख पाएगा। उसके बाद में इट एनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
कि ये किसको बढ़ावा देता है? कंसेप्चुअल लर्निंग को। एक तो होता है कि हम रटन विद्या की साहब कोई भी चीज़ बताएगी, आपने उसको याद कर लिया। लेकिन एक होता है कि उस चीज़ को सीखना, लर्निंग करना पहले, कि प्रैक्टिकली सीखना, फिर उसको अप्लाई करना, जिससे कि आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन सकें। ठीक है? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि हर डायरेक्शन में कहीं न कहीं हर चीज़ का उपयोग है। तो डायमेंशन जी जिसकी अलग-अलग होगी, कोई भी चीज़ है, हम मशीन के बारे में सीख रहे हैं, तो एक मशीन के बहुत से उपयोग हर जगह अलग-अलग होते हैं। एजुकेशन की बात भी करें तो ऐसा नहीं कि आजकल सारे सब्जेक्ट आपस में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, तो सभी आपस में मिक्स है, मिले हुए हैं। तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को किस तरह से जोड़ा जाए नॉलेज को, वो सारी चीज़ें। एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन लर्निंग, ठीक है? स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन लर्निंग की बात करते हैं कि कोई भी बच्चा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स चलाए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि जिस क्लास से आपके साइंस जो है इंक्लूड हुआ है, वहीं से आप बच्चे का जो है फाउंडेशन तैयार करें। एक किसी भी मकान को जब बनाया जाता है तो नीचे कॉलम फाउंडेशन बनाए जाते हैं, आप सभी को ध्यान है। तो फाउंडेशन उसकी मजबूती के लिए होता है। उसी प्रकार एनईपी 2020 में जो है फाउंडेशन लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। अगर उसका फाउंडेशन अच्छा है तो आगे जाके वो एक अच्छा इमारत के रूप में डेवलप होगा। तो ये चीज़ जो है बेसिकली इसके अंदर सिखाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि एनईपी 2020 ये आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू के पर्पज से। तो एनईपी 2020 को जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है, इंटरनेट से, और इसको बहुत केयरफुली, कम से कम 20 25 30 पेज का ये पीडीएफ होगा, उसको केयरफुली रीड करें कि एनईपी 2020 था क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, कौन लाया, कैसे लाया, क्या अमेंडमेंट थे इसके अंदर, वो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, और किस तारीख से ये लागू हुआ, कौन कौन सी स्टेट में लागू हुआ, ये सारी जानकारी आपको रहेगी, तो आप इंटरव्यू बेसिकली कहीं नहीं अटकेंगे इस मामले में। ठीक है, तो ये एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपके करंट का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। व्हाट वुड यू डू इन योर फर्स्ट क्लास? बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर मान लीजिए कि आप एक्सपीरियंस टीचर है, कि पहले कहीं पढ़ाते थे, आपने पढ़ाते पढ़ाते आपने एग्जाम दिया केवीएस का, एनवीएस का, और उसमें आप सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू तक आए, तो जाहिर सी बात है कि आपसे ऐसा सवाल जो है आपके एक्सपीरियंस देखकर पूछा जा सकता है कि आप जो है आपकी फर्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करेंगे। और मान लीजिए कि आप बिल्कुल किसी स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ाए, और डायरेक्ट इंटरव्यू में आप पहले इसमें सेलेक्ट हुए रिटर्न में, फिर इंटरव्यू में आप अपीयर हुए, तो वहां पे आपसे ये सवाल तब भी पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट क्लास को कैसे अटेंड करेंगे, या क्या आपको उसके अंदर जो है क्लास को किस तरीके से आप रेगुलेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो पहले किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाए हुए रहते हैं, वो बच्चों को बड़े आसानी से फेस करते हैं, उनको समझा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा है, पहली बार उसको एक डेमो क्लास दी जा रही है, या क्लास के अंदर गया, वहाँ पे कहा जाता है कि आप इस क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, तो कई बार घबरा जाते हैं कि साहब, क्योंकि बच्चे शांत भी नहीं हो रहे, डिसिप्लिन भी नहीं है, तो कैसे इनको पढ़ाएं, क्या करें। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है कि आपकी पहली क्लास कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि सबसे पहले तो क्लास में क्या होता है कि आप बच्चों से फेमिलियर हो, फेमिलियर इन द सेंस कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर बच्चों से इंट्रोडक्शन लें। उससे होता क्या है कि बच्चों से आप इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उन्हें लगता है कि टीचर हमारे फेवर का, हमें अच्छे से पढ़ाएगा, हमें समझाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। सेट क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम के लिए जो है मैं नियम तय करूंगा कि साहब डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ाई के समय कोई शोर शराबा नहीं, खेलकूद के समय खेलकूद होना चाहिए, इस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन। अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स लेवल, स्टूडेंट्स का जो लेवल है उसको मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि क्या वाकई में जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उस लेवल तक बच्चे पहुंच पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वहां उस लेवल तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, और एक आप अच्छे टीचर के रूप में जो है विकसित नहीं हो पाएंगे। एंड क्रिएट ए पॉजिटिव एटमोसफियर, कि क्लासरूम में क्या होता है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए,
कि जब भी आप फर्स्ट टाइम क्लास में जाते हैं तो एनर्जी, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे होनी चाहिए। एक होता है कि साहब मान लीजिए क्लासरूम दे दिया गया और आप जाते हैं बड़े उदास चेहरे से, बच्चों को भी लगता है कि क्या ही पढ़ाएंगे टीचर ये, ठीक है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं आप, उनसे पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है कि वो उसका जो क्लासरूम है उसका एटमोसफियर बड़ा अच्छा बनाएगी। देन आई वुड स्टार्ट विद ए सिंपल एंगेजिंग एक्टिविटी टू बिल्ड इंटरेस्ट। उसके बाद मैं सिंपल शब्दों में क्लास को स्टार्ट करूंगा। एक जनरल जो बातचीत है उससे स्टार्ट करूंगा कि उनकी बच्चों की नॉलेज को चेक करने की कोशिश करूंगा। छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा सिंपल लेवल के कि बच्चों को कितना क्या आता है। फिर ये देखूंगा कि कहाँ पर वो अटक रहे हैं और उसके बाद में फिर उस क्लास को रेगुलेट करूंगा उस थोड़ा सा हार्डर लेवल पे कि साहब हाँ आपको ये चीज़ नहीं आती है तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इस तरीके से आप जो है पहली क्लास को जो है अटेंड करेंगे या क्लास को इस तरीके से सेटअप करेंगे। ये मोस्टली जनरली एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि आप क्लासरूम में या फिर ये मान के चलिए कि डेमो क्लास भी कराई जाती है। कई बार इंटरव्यू के दौरान क्या करते हैं कि एक बोर्ड दे दिया जाता है कि साहब आप ये डेमो क्लास और वहाँ पर जो पैनल है अब उनको एक स्टूडेंट मान के चलिए और एक डेमो क्लास दीजिए कि एक टॉपिक है इसको समझाइए 5 मिनट के अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो डेमो क्लास भी आपकी करवाई जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसेस है, तो घबराना नहीं है। ये आप क्लास के बारे में जो बताएंगे कि साहब कह रहे ना पॉजिटिव चीज़ें कि साहब मैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि साहब बहुत घुल मिल गए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है बच्चों का आपका सबका अच्छे से होना चाहिए, तो ये पहली क्लास के अंदर इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए हाउ डू यू स्टे अपडेटेड एज ए टीचर, कि आप अपने आप को कैसे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आपकी अपडेशन के बारे में जो सवाल आता है, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में हैं और आपसे सवाल पूछ लिया गया कि एज ए टीचर आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, तो वो आपका क्रिएटिव माइंड पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपडेट करूंगा, उसका जवाब आप किस तरीके से दें। तो यहाँ पे देखें आई स्टे अपडेटेड बाय रीडिंग एजुकेशनल न्यूज़, कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको पढ़ता रहूंगा। उससे क्या होता है कि जो भी नई जानकारी होगी मुझे होगी और मैं उसको शेयर करता रहूंगा। फॉलोइंग करंट टीचिंग मेथड्स, देखिए टीचिंग मेथड चेंज होते रहते हैं। मैंने कहा था कि पहले सिनेरियो अलग था, अभी सिनेरियो अलग है। टीचिंग मेथड सब हर जगह अलग अलग होते हैं, एनवायरनमेंट के अनुसार होते हैं। तो जितने भी करंट टीचिंग मेथड्स है मैं फॉलो करूंगा उनके, कि उनके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। एंड लर्निंग फ्रॉम वर्कशॉप एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, कि मैं मान लीजिए कई बार हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है बुक के रूप में, तो कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन जो है मुझे कोई मटेरियल मिल जाए, उस मटेरियल को मैं वहां से गेन करूंगा, उसको सीखूंगा, उसको बढ़िया से अच्छे से समझ के और फिर स्टूडेंट्स को उस चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई बिलीव ए टीचर शुड कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा अपनी लर्निंग प्रोसेस को ओपन रखता है। एक अच्छा स्टूडेंट भी वही है जो हमेशा सीखता रहता है। टीचर ऐसा नहीं कि साहब आपको ज्ञान दे रहा है, टीचर कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को अच्छी नॉलेज है, वहां से कोई ऐसी चीज निकल के आती है जिसको टीचर भी वहां से गेन करता है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट या टीचर जो हमेशा सीखने की ओर लालायित रहता है वो अच्छा प्रोग्रेसिव व्यक्ति होता है, वही अपडेट होता है, उसी का जो एनवायरनमेंट है फ्रेंडली वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता है। तो ये सारी क्वालिटी जो है एक टीचर है वो अपने आप को अपडेट करने में लगाता है। नॉर्मली जो है हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस के ऊपर अक्सर चर्चा की जाती है। देखिए ये जो हम मेरे चैनल पे जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को आप क्या है कि इन क्वेश्चंस को लिखें और इन क्वेश्चंस के आप खुद के लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश कीजिए। अपने आप से सवाल कीजिए ये कि साहब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसका जवाब मैं पैनल के सामने कैसे दूंगा। 2-3 लोगों को बैठाइए अपने दोस्तों को कि पैनल के रूप में बैठा के रखिए उनको और उसके बाद में फिर बोले आप मेरे से ये सवाल पूछिए मैं आपको जवाब देता हूँ। फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाया या नहीं दे पाया। तो इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस हमने जो पिछले वीडियोस में देखे, इस वीडियोस में भी कि बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कौन कौन से किस किस तरीके से। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको ये तो याद होने चाहिए कि इनके लिए आप क्या जवाब देंगे, ऐसी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए।
ठीक है। बाकी जो कुछ हार्डर क्वेश्चन है वो भी हम आगे इंक्लूड करेंगे आगे के वीडियोस में। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम जो है अपने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए और आगे इंतजार कीजिए।